दौर पॉजिटिव वे में बदला है या अभी बहुत विकास की जरूरत बिहार को है? भौतिक परिवर्तन हुआ है, लेकिन लोगों की सामूहिक चेतना में इन 40 वर्षों में गिरावट आई है, लगातार गिरावट आई है और दिन रात गिरावट आई। मतलब हम केवल लक्ष्य पर ध्यान रहता है और रास्ता कुछ भी हो सकता है। यही राक्षसी संस्कृति तो है। धर्म के नाम पर राजनीति होती है तो उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? ऐश्वर्य को प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना। ऐश्वर्य। सिस्टम में अच्छा आदमी की जरूरत ही नहीं। एक पुलिस का पदाधिकारी अपने सेवा काल में जितने अपराध करता है, यानी क्राइम, उसको जीवन भर जेल में पड़े रहने के लिए काफी। थानेदार और चौकीदार जिस दिन चाहेंगे शराबबंदी सफल हो जाए। नमस्कार, भारतीका में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं जगत गुरु गोविंदाचार्य रामानुजाचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज। ये इनकी नई उपलब्धि पिछले कुछ सालों की और ये इनकी नई परिभाषा। बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर जी से मैं मौजूदा राजनीतिक हालात पर ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, लेकिन समाज पर जरूर बात करूंगा कि दौर कैसे बदल रहा है। और एक पुलिस अधिकारी जिसने 3 दशक से ज्यादा समय तक बिहार को बहुत करीब से पुलिस अधिकारी के तौर पर देखा हो, एक समाज को कैसे बदलते उन्होंने देखा है। सबसे पहले तो गुप्तेश्वर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। अभी चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव, 18वीं लोकसभा का चुनाव है और आप एक पुलिस अधिकारी के तौर पर पूरे बिहार में आपने एक माहौल देखा है पिछले 3 दशक से ज्यादा समय तक, एक एक्टिव पुलिसमैन की तरह। आपको क्या लगता है कि दौर पॉजिटिव वे में बदला है या अभी बहुत विकास की जरूरत बिहार को है? चीजों को देखने की मेरी दृष्टि बदल गई है। अगर कदाचित मैं अध्यात्म की दुनिया में नहीं आया होता तो इसका आपके इस प्रश्न का उत्तर अलग तरीके से देता, लेकिन मैं दूसरे तरह से देखता हूं। समाज में जिसको आप बदलाव कहते हैं तो या परिवर्तन कहते हैं और जिसको आप उपलब्धि मानते हैं, उसको 2 तरह से देखा जा सकता है। एक तो भौतिक उपलब्धि, उस हिसाब से बिहार में पहले से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। आज से 40 साल पहले जब हम लोग गांव में रहते थे तो गांव से बक्सर हमारा जिला मुख्यालय जाने के लिए 25 किलोमीटर जिला मुख्यालय है। उस समय जिला मुख्यालय बक्सर नहीं था, शहर था, अनुमंडल मुख्यालय। 25 किलोमीटर दूरी तय करने में पूरा दिन लग जाता था। कई जगह धोती खोलनी पड़ती थी, पैंट उतारने पड़ते थे, नाला पाना। अब हम 20 मिनट में बक्सर से अपने घर में। बहुत चीजें बदली। गांव-गांव में नए-नए स्कूल हो गया। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो क्या था, एक बरगद का पेड़ था, एक झोपड़ी थी, एक बोरा लेकर जाते थे, बोरा पर बैठते थे, टीचर हमारे खटिया पर बैठते थे। तो चीजें तो बहुत बदली। अब अपने विश्वास नहीं होता कि 40 वर्ष पहले जो हमने बिहार देखा है और अब मैं असम मेरे देखते देखते ही हुआ। भौतिक परिवर्तन हुआ है, लेकिन लोगों की सामूहिक चेतना में इन 40 वर्षों में गिरावट आई है, लगातार गिरावट आई है और दिन रात गिरावट है। अब आप आध्यात्म की दुनिया में आए हैं, इसका मूल कारण क्या समझते हैं? चेतना में गिरावट। ये प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्व है, रजस है, तमस है। तो पूरे सृष्टि का व्यापार ये तीनों गुणों के कारण ही चलता है। तो जब तमोगुण का उत्कर्ष हो जाता है जीव में, मनुष्य में, जब तमोगुण का उत्कर्ष होता है, मतलब तमोगुण बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो वैसी स्थिति में आदमी की चेतना बहुत अलग होती है। तमोगुण के उत्कर्ष में जो चित्त होता है उसको कहते हैं मूढ़ चित्त। तो आदमी आहार, निद्रा, भय, मैथुन के ऊपर कुछ सोच ही नहीं सकता। मूढ़ चित्त में, तमोगुण के उत्कर्ष में आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही तो चार्वाक दर्शन है। खाओ, पियो, मौज करो, ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, बस यही उसकी दुनिया रहती है।
अगर इससे ऊपर रजोगुण का उत्कर्ष होगा चेतना में, तो रजोगुण के चेतना में उत्कर्ष की स्थिति में चित्त का जो स्वरूप होता है उसको कहते हैं विक्षिप्त चित्त। अनंत कामनाएं, अनंत वासनाएं, भोजन वस्त्र आवास, आहार निद्रा भय मैथुन रजोगुण में भी चाहिए, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं होगी। तमोगुणी को बस इसमें संतुष्टि हो जाएगी, लेकिन रजोगुणी आदमी को केवल आहार निद्रा भय मैथुन से नहीं, अब उसको शासन चाहिए, सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, नाम चाहिए, जस चाहिए, बंगला चाहिए, कोठी चाहिए, कार चाहिए, अनंत कामनाएं, अनंत इच्छाएं, अनंत कामनाओं के कारण उसके चित्त का स्वरूप जो होता है वो विक्षिप्त चित्त होता है, प्रचंड उत्कर्ष होता है अहंकार में भी। तो ऐसा आदमी किसी को भी कुचल करके उसके छाती पर सर रख करके आगे बढ़ना चाहता है। फिर वहां नैतिकता नहीं टिकती, कोई सिद्धांत नहीं, कोई मूल्य नहीं, कोई नैतिकता नहीं। हमें ये पाना है तो पाने के लिए कुछ भी करेंगे, मतलब हम केवल लक्ष्य पर ध्यान रहता है और रास्ता कुछ भी हो सकता है। तो धर्म से आदमी विमुख हो जाएगा तो वही होता है, हमें ये पाना, हमें धनी बनना है, समृद्ध बनना है, हमें ऐश्वर्य प्राप्त करना है, तो हम चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, लूट करेंगे, हत्या, कुछ भी करेंगे। हमको नेता बनना है, विधायक बनना है, एमपी बनना है, मंत्री, हम दंगा करवाएंगे, 150 हजार लोगों को मरवाएंगे, कुछ भी करेंगे, हमको किसी कीमत में बनना है। रजोगुणी चेतना के उत्कर्ष में ये होता है। जब चित्त में सत्व का उत्कर्ष होता है तो जो चित्त का स्वरूप होता है उसको कहते हैं निरुद्ध चित्त। तब उसको ये सारी बातें बेकार लगने लगती हैं। उसके अंदर दर्शन का जन्म होता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। तब वो शांति, संतोष, आनंद की तलाश में प्रारंभ करता है। तो दुनिया में तीनों तरह के लोग हैं, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। तमोगुणी ज्यादा हैं, रजोगुणी ज्यादा हैं, सतोगुणी कम हैं। तो जब जब तमोगुण का उत्कर्ष होगा, रजोगुण का उत्कर्ष होगा, तो बाकी समाज में जो देख रहे हैं अत्याचार, अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार, आतंकवाद या नक्सलपंथ, ये सब हमारे इन्हीं गुणों के मैनिफेस्टेशन है और कुछ नहीं। बाहर प्रकृति में वही चीजें मैनिफेस्ट हो रही, कहीं आतंकवाद के रूप में, कहीं नक्सलवाद के रूप में, कहीं शोषण के रूप में, कहीं जुल्म के रूप में, यही चीजें बाहर मैनिफेस्ट हो रही हैं। भीतर बदलने से बाहर बदल जाएगा। तो सभ्यता का विकास होना अलग है, संस्कृति तो मूल्यों को कहते हैं ना। तो बिल्डिंग बना लेने से मूल्य स्थापित नहीं हो जाते, मूल्यों की रक्षा नहीं हो जाती। भौतिक समृद्धि में तो अमेरिका के बराबर हम नहीं हैं अभी, या किसी पश्चिमी देश के बराबर नहीं है। मैं तो पूरी दुनिया घूमता रहता हूं, लेकिन हमारी चेतना का ऊंचाई जो है उनसे ज्यादा है। क्योंकि पश्चिम के किसी भी दर्शन में या धर्म में जीव पर, आत्मा पर, पुरुष पर, प्रकृति पर, जीवन पर, मृत्यु पर, स्वर्ग पर, नरक पर, बंधन पर, मोक्ष पर इतनी गहराई से विचार हुआ ही नहीं है जितना सनातन में हुआ। इस्लाम में भी नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी पुनर्जन्म ही नहीं मानते। अगर पुनर्जन्म की अवधारणा खत्म कर दिया जाए तो फिर पाप पुण्य की अवधारणा तो स्वतः खत्म हो जाएगी। तो यही खाओ पियो मौज करो। जब अगला जन्म मिलना ही नहीं है और अगले जन्म में हमारे कर्मों का कोई दंड या पुरस्कार मिलना ही नहीं है, तो क्या पाप और क्या पुण्य, जो है वही देख लो, जो है यही दिखेगा, जो मन करो। यही राक्षसी संस्कृति तो है, आसुरी संस्कृति यही है ना। क्या ट्रिगर पॉइंट रहा होगा गुरुजी आपके जीवन में कि आपने पुलिस की नौकरी, जो एक राज्य का मुखिया होता है पुलिस अधिकारी, उस पद तक पहुंचे और उसके बाद अचानक लगा कि नहीं, ये सब छोड़कर मुझे आध्यात्म की तरफ। देखिए, अचानक तो कुछ भी नहीं होता। हमें लगता है कि कुछ चीजें अचानक हो गई, लेकिन दुनिया में कुछ भी अचानक होता ही नहीं। सबके पीछे एक योजना है। हो सकता है उस योजना से हम अवगत ना हो, लेकिन एक इस कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो भी कह लो। तो एक ईश्वरीय संविधान भी है।
तो जिन चीजों के हम व्याख्या नहीं कर सकते या जिन चीजों के रहस्य को हम नहीं समझ सकते, उसको ऐसे ही बोल देते हैं, ये कैसे हो गया, ये तो लगता है अचानक। अचानक कुछ भी नहीं हुआ। जीव के, आपके, हमारे, उनके, इनके, सबके अंदर हमारे अपने संस्कार सुरक्षित हैं। ये संस्कार क्या है? हमारे अपने कर्मों से ही बने हैं। हमने पिछले अनंत जन्मों में जो कर्म किया है, तो उन कर्मों की स्मृतियां हमारे चित्त में संचित होती हैं। जो भी काम किए हों, अच्छे बुरे, जो भी, चोरी किया, अत्याचार किया, अन्याय किया, शोषण किया, जुल्म किया, पापाचार किया, या यज्ञ किया, हवन किया, नाम जप किया, पुण्य किया, तप किया, शास्त्र, जो भी अच्छे बुरे जो भी हमने कर्म किए, सारे कर्मों की स्मृतियां बनती हैं, चित्त में संचित होती हैं। तो इन्हीं स्मृतियों के संचित पहाड़ का नाम संस्कार है। संस्कार कोई अलग चीज थोड़ी है। संस्कार हमारे अपने कर्मों से ही बनता है। तो आज हम जैसे भी हैं, केवल इस जन्म की कमाई नहीं है, इस जन्म में हम नहीं है, अनंत जन्मों में जो हमने कर्म किया है उसके कारण हमारा आज जैसा मन है, बुद्धि है, चित्त है, वो है। चेतना में गिरावट आई है और इस चीज को मैं देख रहा हूं। मेरे जीवन में अचानक कुछ नहीं हुआ, मेरे अंदर में संस्कार के रूप में वो बीज पड़ा था। उचित अनुकूल परिस्थिति आई तो उसको रास्ता मिल गया। रास्ता मिल गया तो बीज अब पौधे में बदल गया, किसी दिन वृक्ष में भी बदल जाएगा। यही हुआ। जो परिस्थिति आप कह रहे हैं, उचित अनुकूल परिस्थिति, उस वक्त एक वक्त ऐसा भी आया कि हम सब लोगों को लग रहा था कि आपका राजनीतिक पदार्पण भी होगा। अब मन में कोई ऐसी भावना आती है या ऐसा लगता है कि अगर होना होगा तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी हम पहुंच सकते हैं, ये रास्ता ज्यादा बेहतर है? आप बहुत बचा बचा के बड़ी मर्यादा में बड़ा सोफिस्टिकेटेड ढंग से एक पॉलिटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप राजनीति में जाते जाते क्यों नहीं गए और क्या आप फिर राजनीति में जा सकते हैं। आपका यही सीधा सवाल है, तो सीधा ही पूछे, मैं सीधा जवाब दूंगा। मैं नौकरी सेवानिवृत्त होकर के नहीं आया, मैं वीआरएस लेकर आया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर आया और स्पष्ट कॉन्सेप्ट के साथ आया, विजन के साथ आया, सोच के साथ आया, डिसीजन लेकर के आया कि मुझे पॉलिटिक्स में ही प्रवेश करना है, चुनाव लड़ने के लिए ही आया। अगर मैं इतना स्पष्ट बता दूं, ये झूठ बोलने की कोई बात ही नहीं। और अब तो मैं साधु हूं, तो अब क्यों झूठ बोलूंगा। स्पष्ट निर्णय लेकर आया कि मुझे राजनीति में आना है। लेकिन उसमें ये भी आप समझिए कि मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ अचीव करने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। मैं एक मानदंड स्थापित करना चाहता था कि एक एमपी को कैसा होना चाहिए, एक एमएलए को कैसा होना चाहिए, कि पूरे बिहार में एक मॉडल ऐसा खड़ा हो जाए कि चारों तरफ जनता बोलने लगे अपने एमपी को, अपने जनप्रतिनिधि को, भाई हम ऐसे ही चाहते हैं। तो बिहार में एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती थी, सामाजिक क्रांति। तो ये योजना लेकर आया था और मैंने एक पार्टी में ज्वाइन भी किया। ये भी आप संकोच में न पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूं। लेकिन उस पार्टी में मेरी राजनीतिक आयु 1 सप्ताह या 2 सप्ताह की रही। मेरी राजनीति में प्रवेश करने और राजनीति से विरक्त होने का समय सब कुछ 1-2 वीक में हो गया। वो मैं आना चाहता था, एक मॉडल स्थापित करना चाहता था, लेकिन चंद सप्ताह में मुझे पता चल गया कि मैं गलत प्रोफेशन में जा रहा हूं, मैं उसके लिए योग्य नहीं। क्योंकि एक सफल नेता बनने के लिए आज के परिवेश में जो गुण जरूरी हैं वो मुझ में नहीं है। मैं संकेत में इतना ही कर सकता हूं, जो चीजें जरूरी हैं वो नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आध्यात्म और राजनीति की बात हमेशा की जाती है। आप आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, जो भी परिवेश है उसमें बहुत राजनीतिकरण भी आध्यात्म का हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये रजोगुणी लीला है। मैंने आपको पहले ही कह दिया, जो आप पूछ रहे हैं उसका उत्तर पहले ही दे दिया। दरअसल ये सारे गुण
जिनकी मैंने चर्चा की, दान हो, भक्ति हो, सेवा हो, त्याग हो, तपस्या हो, करुणा हो, क्षमा हो, ये सतोगुण के लक्षण हैं। ये शुद्ध सतोगुण में जब जीव स्थापित होता है, जब चेतन को देखिएगा दुख में, तो आप अपनी गर्दन उतार करके दे दीजिएगा। ये गर्दन उतार कर देने का अभिनय हो सकता है, सेवा करने का अभिनय हो सकता है, दान करने का अभिनय हो सकता है। रजोगुण में जो होता है सब अभिनय है। रजोगुण में आध्यात्मिक चेतना आ ही नहीं सकती, ही नहीं सकती। तो पॉलिटिक्स ही तो है। वो ऐश्वर्य, उसके मूल में चाहत क्या है? धर्म के नाम पर राजनीति होती है तो उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? ऐश्वर्य को प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य माने सत्ता। सत्ता जी। तो ऐश्वर्य को लक्ष्य में रख करके कोई भी क्रिया होगी वो रजोगुणी क्रिया है। आप इतने सालों तक पुलिस अधिकारी रहे और अब आध्यात्मिक गुरु हैं। जो युवा पुलिस अधिकारी आ रहे हैं, उनको अगर कोई ऐसी टिप्स देनी हो जो उनके जीवन में ये उनको रजोगुण और सतोगुण का फर्क बता सके, तो बताएंगे? आई लव टू डू इट, लेकिन इसको लोग करने नहीं देंगे। देखो, सिस्टम में अच्छा आदमी की जरूरत ही नहीं है। जो सिस्टम के शीर्ष पर भी जो बैठा है, उसको अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है। एनी पॉलिटिकल मास्टर, कोई भी हो, he doesn't need a good leader in his party. He need a sycophant. उसको चमचे चाहिए जो उसके आगे पीछे कहीं भी एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का कोई दल हो या क्षेत्रीय स्तर का दल हो, उसको अपना चमचा चाहिए। उसकी बात में एकदम हाँ में हाँ मिलाना है, उसको सलाम करना है, उसको माई बात करना है, देवता की तरह अपने नेता को मानना है। और थोड़ा भी आपके अंदर विजडम है वो नहीं टॉलरेट करेंगे। सेल्फ रेस्पेक्ट भावना है वो नहीं टॉलरेट करेंगे। आपके अंदर कुछ बड़ा, उससे बड़ा करने का विजन है, उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे, टॉलरेट भी नहीं करेंगे। यू विल शंटेड आउट। तो यही हाल जो पॉलिटिक्स में है, यही हाल ब्यूरोक्रेसी में है। मान लो कि इफ यू आर एट द टॉप, से फॉर एग्जांपल यू आर चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड you have become very, very popular among public. Like these days, one secretary in Bihar has become very popular. No need to take his name, but he has become really very popular among people. Now, if secretary or as a DGP, if you become more popular than your leader, nobody will like you. they will kill you. भाई आपकी जान बच जाए ये बहुत है। They will do everything possible to harm you, to damage you, and they will finish. तो ये रजोगुण का सब खेला है, इसमें किसी का कोई दोषी नहीं है, किसी को ब्लेम करने की भी जरूरत नहीं है। ये सब गुणों का खेला है। रजोगुण के उत्कर्ष में आदमी दूसरे का उत्कर्ष देख ही नहीं सकता। लेकिन आपको लगता है कि बिहार में, पूरे देश में, चूंकि आप एक बड़े आईपीएस ऑफिसर हैं, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है? हमारे बहुत आमूल कुछ बदला ही नहीं है, कुछ भी, नथिंग हैज चेंज। आई एम टेलिंग यू, क्या चेंज हुआ है? कुछ रूल्स बदले, कुछ कानून बदले और पुलिस में थोड़ा डर हो गया है। वो डर हुआ है मानवाधिकार, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और लोगों में जो अवेयरनेस बिल्डअप हुआ है उसके चलते। माइंड सेट इज द सेम, माइंड सेट इज, हम तो कहते हैं कि पहली बार नहीं कर रहे हैं, नौकरी में रहते हुए पिछले 35 साल से कर रहे हैं। एक पुलिस का पदाधिकारी अपने सेवा काल में जितने अपराध करता है, माने क्राइम, उसको जीवन भर जेल में पड़े रहने के लिए काफी है। इतने वो अपराध करते। बड़ी बात कह रहे हैं हम बता रहे हैं। और एक थाना में एक थाना का पदाधिकारी दिन भर में जितने अपराध करता है, जितनी बार कानून को तोड़ता है, उसको रोज जेल जाना चाहिए। कौन देखने वाला है? तो कौन पूछने वाला है? यहाँ कौन देखता है? यहाँ कौन सुनता है? ये बात क्या हुई जो मैं सिर कह रहा हूं?
एक धुएं का घेरा है, दुष्यंत कुमार ने कहा, यह एक धुएं का घेरा है जिसमें मैं रह रहा हूं। मुझे किस तरह नया है जो ये दर्द सह रहा हूं। ये जमीन तप रही थी, जमीन जल रही थी, आसमान तप रहा था, बस तेरा कुछ है कि मैं इस जगह खड़ा हूं। बहुत स्थिति खराब है, कुछ भी नहीं बदला है। एटीट्यूड इज द सेम, विजन इज द सेम, माइंडसेट इज द सेम। मतलब आज भी थानेदार छोड़िए, सिपाही की वर्दी जिस दिन आदमी पहन लेता है उसी दिन जनता का मालिक बन जाता है। थानेदार तो छोड़ दीजिए, फिर जो आईपीएस होकर के आता होगा, कुछ चुनी हुई आत्माएं, संस्कारी आत्माएं, उनकी बात छोड़ दीजिए अपवाद को, तो उसका माइंडसेट कैसा होता होगा। पुलिस अपने को जनता का सेवक समझे, ये एटीट्यूड पता नहीं अभी 100 साल लगेंगे भारत। आपने बिहार में एक बहुत बड़ा प्रयास किया शराबबंदी को लेकर। आपके जब आप पुलिस अधिकारी थे तो उस पर बहुत काम भी किया, सरकार ने शराबबंदी लागू भी की। लेकिन आप भी जानते हैं और हम सब लोग देखते हैं कि पूरे बिहार में होम डिलीवरी अवेलेबल है। इसके मूल में आपको क्या लगता है कि कहाँ क्या कमी रह गई? अच्छे प्रयास, अच्छे काम में कमी क्या रह गई? मेरे YouTube चैनल पर अगर जाइएगा, जो मैंने सब जगह शराबबंदी के दौरान भाषण दिए थे, तो एक मेरे भाषण को बहुत प्रमुखता से मीडिया ने उठाया। उसमें मैंने ये लिखा था कि थानेदार और चौकीदार जिस दिन चाहेंगे शराबबंदी सफल हो जाए। और उसमें मैंने खोल करके बोला था कि शराबबंदी बिहार में फेल करने के पीछे कोई बाहर के लोग नहीं है, ये सिस्टम है। सिस्टम चाहता है कि फेल हो जाए, जनता चाहती है कि सफल हो जाए। सिस्टम चाहता है कि फेल हो जाए, एक्साइज के लोग नहीं चाहते शराबबंदी सफल हो जाए, थाना के लोग नहीं चाहते शराबबंदी सफल हो जाए, जो अवैध शराब का व्यापार करने वाले हैं वो नहीं चाहते, माफिया नहीं चाहते। तो ये सिस्टम के लोग और जिनको इस धंधे से अवैध कमाई है, इनका ऐसा जबरदस्त रैकेट धीरे धीरे तैयार हो गया कि उसके सामने सब कोई फेल है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मैं आज तक मैंने उनके न खिलाफ कुछ बोला, न सेवानिवृत्ति के बाद उनके पक्ष में विपक्ष में कुछ भी नहीं बोला। पहली बार ये बात बता रहा हूं, मुझे लगा वो अकेला आदमी हमको ऐसा दिखे जो ईमानदारी से चाहते थे कि शराबबंदी सफल हो जाए। मैंने और मतलब भीतर से मैं शराबबंदी की चिंता उनके अंदर बहुत ज्यादा थी, किसी हाल में सफल हो जाए। इतने सेंसिटिव थे। मुझे याद है कि हम लोग को एक बार हमको होम कमिश्नर को उन्होंने कहा था कि रोज रोज इसकी मॉनिटरिंग करिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सिस्टम के लोगों ने ही उनको फेल कर दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी शराबबंदी को जमीन पर उतारने में फेल हो गए, असफल हो गए। और पूरे ब्यूरोक्रेसी में अगर एक आदमी ने तन मन प्राण देकर के अगर पूरा सपोर्ट किया इस आंदोलन को, तो मैं ही था और कोई भी नहीं था नीतीश जी के साथ। मैं हृदय से इसलिए था कि सनातन में कहा गया है कि शराब पीने से आदमी की चेतना में गिरावट आती है, उसके मूल्य समाप्त हो जाते हैं। तो मैं उनके पक्ष, शराबबंदी फेल हो गई उनके चाहते हुए। जब सूबे का मुख्यमंत्री राजा चाह करके भी शराबबंदी को सफल नहीं कर सके, तो सोचिए कि सिस्टम कितना मजबूत है। इस सिस्टम को तोड़ना कितना चुनौती भरा काम है। कि नीतीश जी जाए, कोई दूसरा आए, कोई तीसरा आए, उससे थोड़ा ही टूट जाएगा। एक बहुत जबरदस्त मजबूत क्रांति की जरूरत होगी।
हर व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकता, हर व्यक्ति आध्यात्मिक अच्छे तरीके से समझ नहीं सकता, लेकिन नौजवान जो हैं देश के या बिहार के, जिन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हम सब लोग कहते हैं कि बिहार ही आगे निकल गए, बिहार पीछे छूट गया, और बार बार हम लोग दुनिया के अलग अलग कोने में आप भी प्रयास करते हैं बिहार को के उत्थान के लिए। तो बिहारी नौजवानों के लिए आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? एक ही बात, बिहारी नौजवानों के दिल में, दिमाग में, उनके खून में, उनके संस्कार में जो जातीयता का जहर बो दिया गया, अगड़े पिछड़े का जहर बो दिया गया, दलित, महादलित, ये सब, ये जिस दिन भूल जाएंगे, नौजवान जिस दिन इस जहर को अपने अंदर से निकाल लेंगे और अच्छे नेतृत्व की पहचान करके उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, उस दिन बिहार की तकदीर बदल जाएगी। तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, एक बात और कर रहा हूं, क्या एक महज संजोग है कि इस देश में, अब देश का, बिहार का बात सुनिएगा, इस देश में आजादी के आंदोलन के बाद, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, देश के आजादी के आंदोलन के बाद, स्वतंत्रता के बाद आज तक व्यापक सामाजिक जनाधार वाला और राष्ट्रीय स्तर का एक भी आंदोलन खड़ा नहीं हुआ। पूरे देश में लोग लड़े हैं वहां के स्थानीय मुद्दों को, बड़े बड़े युद्ध, नक्सलवाद भी आया है, वामवाद भी आया है, हर जगह, तेलंगाना से लेकर, वो अलग चीजें हैं। मैं कह रहा हूं कि व्यापक सामाजिक जनाधार वाला कोई बड़ा आंदोलन आजादी के बाद इस देश में हुआ ही नहीं है, जिसमें अगड़ा भी हो, पिछड़ा भी हो, शोषित भी हो, वंचित भी हो, समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा हुआ आदमी भी उसमें भागीदार हो, और समाज में सबसे ऊंचे शीर्ष पर बैठा हुआ आदमी भी, दोनों एक साथ मिलकर के लड़े हों। जेपी के मूवमेंट के बहुत दिन हो गए, बिहार में आइए, आप बताइए एक भी कोई व्यापक सामाजिक जनाधार वाला आंदोलन बिहार में हुआ है जेपी मूवमेंट के बाद? एक भी। दिन रात आंदोलन होता रहता है, दिन रात रैली निकलती रहती है, दिन रात जिंदाबाद, 2-2 लाख 5-5 लाख की रैलियां हुई हैं गांधी मैदान में। कोई तेली रैली कर रहा है, कोई पासवान रैली कर रहा है, कोई लाठी पियाओ रैली कर रहा है, कोई कुर्मी रैली कर रहा है, कोई ब्राह्मण रैली कर रहा है, कोई क्षत्रिय, वो छोड़ दीजिए भाई, आदमी की कीमत कहां रही? क्या बिहार में ऐसी सामाजिक समस्या नहीं है जो सबकी है? चाहे रोड की हो, बिजली की हो, कर की हो, भ्रष्ट हो, कोई शिक्षा की हो, शिक्षा की हो, न्याय की हो, एक मुकदमे 30-30 साल तक लड़ रहे हैं। पुलिस का अत्याचार आप देखिए, अगर आपके पास पैसा है, पैर भी है तो ठीक है, अगर पैसा नहीं, पैर भी नहीं, आप जाइए, थानेदार भी आपसे बात करेगा। तो सामाजिक परिवर्तन के लिए व्यापक जनाधार वाला, हम क्रांति की बात नहीं कर रहे, हम सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, राजनीतिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, राजनीतिक परिवर्तन भी और सामाजिक परिवर्तन भी। तो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के लिए भी कोई व्यापक जनाधार वाला आंदोलन बिहार में जेपी मूवमेंट के बाद आज तक नहीं हुआ। तो आंदोलन का नेतृत्व तो कौन करेगा? जुआ करेगा, हमेशा किया है। 50 पार तो आप पार, आप क्या कीजिएगा? आंदोलन जुआ ही करेगा। क्यों नहीं हुआ? जेपी ने तो किया ना। जेपी के बाद इसलिए बार बार कर रहा हूं ना, जेपी तो टॉर्च थे, जेपी के पीछे खड़ा हुए युवा खड़े हुए। बिल्कुल, जवान आदमी ही क्रांति करता है, जवान आदमी परिवर्तन करता है, बड़ा आदमी नेतृत्व। वही बार बार मैं कह रहा हूं कि जेपी के मूवमेंट के बाद आज कुछ भी बदला क्या बदल गया? आप एक टॉर्च बेरर की जो बात कर रहे हैं, एक नए लीडर की, युवा की, बिहार में इन दिनों हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों, 2 सालों से तकरीबन देखें तो प्रशांत किशोर बहुत मेहनत कर रहे हैं। कोई संभावना दिखती है? देखिए, आप उसको वॉच करते हैं उनको? देखिए, मैं एक बात बहुत हृदय से कह रहा हूं, आज की डेट में
मैं सबका सम्मान करता हूं, सबके लिए बहुत अच्छा भाव है मेरे मन में। मैं किसी खिलाफ ही नहीं बोलता, किसी समर्थन में नहीं बोलता, लेकिन ईमानदारी से अगर बिहार को बदलने के लिए कोई कोशिश आज के डेट में कर रहा है तो केवल पीके है, प्रशांत कुमार। उसको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, बदल पाएगा नहीं बदल पाएगा, ये एक बिल्कुल अलग बहस का विषय है। लेकिन कोई माई का लाल अभी आज बिहार में ऐसा हो नेता तो बतावे कि जितना 1.5 साल में पीके ने किया, प्रशांत किशोर ने जो कर रहा है, जितना मेहनत, मुझे कम से कम अभी तक याद नहीं किसी ने किया। और एकदम स्पष्टता के साथ, बिना वैचारिक दोगलापन के अपनी बात रखना। अब प्रशांत किशोर बाद में केजरीवाल की तरह हो जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन बिना वैचारिक दोगलापन के आज के डेट में स्पष्टता के साथ और मजबूती के साथ और बहुत ही सुलझे हुए तरीके से जितनी बात वो लड़का रख रहा है, जितना मेहनत कर रहा है, मेरा तो बहुत आशीर्वाद है। लेकिन मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं, इसलिए मैं पॉलिटिक्स को बोलता नहीं। आपने चूंकि व्यक्तिगत रूप से पूछा तो इसलिए मैंने बता दिया। प्रशांत किशोर जितना मेहनत कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि बेकार नहीं जाएगा, समय चाहिए जितना लगे। अगर इसी तरह लगे रहे और इतनी ही जनता के साथ ईमानदारी और वफादारी के साथ लगे रहे तो 10 साल भी लग सकता है, लेकिन चीजें बदलेंगी और प्रशांत कुमार एक सितारे के रूप में चमकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सारे मुद्दों पर बात की। बहुत बहुत